हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सैड सीन के साथ होती है। ये अपने हस्बैंड से मिलने जाने का कोशिश करती है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड उसे जाने नहीं देते। वो वंग को एक गुड न्यूज देना चाहती थी। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, उसे वंग के आने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले वो ये न्यूज वंग को दे पाती, वो वहाँ पर अपने ही सिस्टर इन लॉ नैन को लेकर के घर से बाहर निकलता है, जिसकी तबीयत खराब थी, और वो ई को इस तरीके से भीगता हुआ छोड़ करके उसे कार में लेकर के चला जाता है। वंग ई से नफरत करता था, हालांकि इनकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन पहले ई के साथ उसका ऐसा बिहेव नहीं था। लेकिन अब एक्चुअल में वो ई से नफरत इसीलिए करता है क्योंकि कुछ महीने पहले ही ई पर ये इल्जाम लगा था कि उसने नैन को, जो कि उसके भाई की वाइफ है, उसे स्टेज से धक्का दिया है और इस वजह से उसने अपना बेबी खो दिया। अब वो उससे वो न्यूज नहीं दे पाती है। इस बात को 4 साल बीत जाते हैं। वंग अब भी ई को ढूंढ रहा था कि वो कहाँ है, लेकिन वो उससे मिल नहीं रही थी। खुद का टाइम काटने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में चला जाता है, जहाँ पर कि उसके दोस्त पूछ रहे थे इस बात को 4 साल बीत गए हैं, क्या वो ई को कभी माफ नहीं करेगा। वंग कहता है कि नहीं, उसने उसके भाई की अंतिम निशानी को इस तरीके से खत्म कर दिया, वो ई को पूरी जिंदगी माफ नहीं करेगा। तभी वहाँ पर एक डांसर आती है, इस तरीके से मास्क लगा करके वो सबके सामने डांस कर रही थी। वंग हाथों में वो ब्रेसलेट देखता है, जो कि शादी के कुछ दिनों बाद उसने ई को पहनाया था, और उसे ऐसा लगने लगता है कि ये ई है। ई भी यहाँ पर वंग को देख करके शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना डांस शो जैसे तैसे कंप्लीट कर देती है। वंग यहाँ पर ई का फेस देखना चाहता था, बट ऐसा हो नहीं पाता है। वंग ई के चेंजिंग रूम में जाकर के पता लगाने की कोशिश करता है कि वो गर्ल कौन है, लेकिन उस गर्ल से नहीं मिल पाता है। उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है ग्रैंडमदर की तबीयत के बारे में, तो वो वहाँ पहुँचता है। नैन भी वहाँ पर वंग के साथ गई हुई थी। कमरे में वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ई वापस आ गई है 4 साल बाद। अब वो ई पर काफी गुस्सा कर रहा था कि 4 सालों से वो कहाँ थी और वो कैसे कपड़े पहन करके आई है। ग्रैंडमदर उससे कहती है कि तुम ही ने इससे बुली किया था और तुम इससे पूछ रहे हो कि वो 4 सालों से कहाँ थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुमने इसके साथ क्या किया। अब ई ग्रैंडमदर को काम डाउन करने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं, जो है सब ठीक है ग्रैंडमदर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में मैं ठीक हूँ, आप आराम करो, आपकी कुछ दिनों में सर्जरी है। तो ग्रैंडमदर की यहाँ पर काफी ज्यादा केयर कर रही होती है। ई को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, और वंग जब भी उन्हें छोड़ने की बातें करता था, यहाँ पर उसकी कोई गलतियों के लिए उससे ब्लेम करता था, तो वो हमेशा ही ई का सपोर्ट किया करती थी। और एक्चुअल में यहाँ पर नैन को हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि खुद ही गिर गई है। वंग जब यहाँ आने लगता है तो वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है, ई ने उसे धक्का दिया है, उसे खुद ही चोट लग गया था, जिसकी वजह से उसकी बेबी का अबॉर्शन हुआ। और यहाँ पर वो ई को ब्लेम करती है। ई तो सब कुछ जानती थी, लेकिन कोई यहाँ पर उसकी बातों का भरोसा नहीं करता है। ग्रैंडमदर से मिलने के बाद ई अपने घर के लिए निकलती है, वहाँ दूसरा घर जहाँ पर कि वो अकेले रहने वाली थी। एज यूजुअल वंग यहाँ पर नैन को लेकर के चला जाता है। ई काफी ज्यादा ही अपने घर को मिस कर रही थी, इतने प्यार से उसने अपना ये घर सजाया था। वंग के घर से जितनी भी उसकी चीजें थी वो सब कुछ पैक करके वहाँ से अपने दूसरे घर निकल जाती है, जहाँ पर कि वो फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए रेंट पे रह रही थी। ई यहाँ पर अपने डॉक्टर से बात कर रही थी। वो वंग की बेबी थी, उसे एक्चुअल में एक बीमारी थी और उसे बोन मैरो का जरूरत था, जिसको कि उसका डॉक्टर फ्रेंड तिहान वहाँ पर उसका 4 सालों से ख्याल रख रहा था। पैसों का इंतजाम करने के लिए ई यहाँ पर वापस आई थी, इसीलिए वो क्लब में काम कर रही थी। तिहान उसका हेल्प करना चाहता था, लेकिन ई उसका हेल्प लेने से मना कर देती है। ई कहती है कि नहीं, आज तक तुमने मेरा वैसे भी बहुत हेल्प किया है और अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, धीरे धीरे करके पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा। तभी जैसे ही वो फोन रखती है, यहाँ पर वंग आता है। वो ई को डाइवोर्स पेपर देते हुए कहता है कि इन पेपर्स पर साइन कर दो, बदले में थोड़ा बहुत कंपनसेशन तुम्हें दे दूंगा। ई यहाँ पर बिना कुछ नखरे दिखाए चुपचाप उन पेपर्स पर साइन कर देती है और वंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वंग ये सोच रहा था कि उन पेपर पर साइन करने के लिए ई एक बार में इस तरीके से कैसे मान गई। वहाँ पर वो उसका मार्क्स भी देखता है, लेकिन वंग उसे देख करके पहचान पाए, ई जल्दी से अपने बॉक्स बंद कर देती है। फिर वो वहाँ से निकल करके क्लब में चला जाता है। जाने से पहले उसने ई को कहा था कि वो उसकी फैमिली का नाम डुबाने का कोशिश नहीं करेगी, जब तक कि वो दोनों पूरी तरीके से अलग नहीं हो जाते। उसके जाते ही ई सोचती है कि उसे थोड़ा ज्यादा संभल करके रहना होगा। क्लब में वंग आता है, कहीं वो उसे पहचान ना ले। एज यूजुअल ई को वापस से उस क्लब में डांस करने जाना था। वो मास्क लगा करके यहाँ पे डांस कर रही होती है। वंग यहाँ पर
देखकर उसके मुंह देख करके तो कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गया था। वो देखते देखते स्टेज पर चला जाता है जहाँ पर कि ई और लड़कों के साथ इस तरीके से बिहेव कर रही थी, उनके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। वॉन्ग कहता है मैं भी तो कस्टमर हूँ, तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो, तुम मुझे क्यों नहीं सेड्यूस करने का कोशिश कर रही हो। अब ई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वॉन्ग को उस पर डाउट ना हो जाए इसी वजह से उसे उसके साथ भी ऐसा करना पड़ता है। शो कंप्लीट करके वो चेंजिंग रूम में जा रही थी, तभी वॉन्ग वहाँ पर आता है। वो उसे कहता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें अपना मास्क हटा करके अपना फेस देखने दो। ये किसी भी हालत में अपना फेस नहीं दिखा सकती थी। जैसे तैसे करके वो इस सिचुएशन से फिलहाल बच जाती है। अगर वॉन्ग ने आज उसका फेस देख लिया होता ना तो फिर उसका ये जॉब भी चला जाता और फिर वो अपनी बेटी का भला ट्रीटमेंट कैसे कराती। इसी वजह से वो अपना मास्क किसी भी हालत में नहीं उतार सकती थी। ड्रेस चेंज करके जब वो घर लौट रही थी तो वॉन्ग देखते ही पूछता है तुम यहाँ पर मुझे फॉलो करते हुए आई हो। ये कहती है मेरे पास बुरा समय नहीं है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऐसे भी मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया है, मैं यहाँ पर खुद मजा करने के लिए आई थी। वॉन्ग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसका सेक्रेटरी ई को अपने साथ लेकर के चलने को कहता है क्योंकि काफी लेट नाइट हो गया है, लेकिन वॉन्ग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अकेले ही चला जाता है। अगले दिन ई सोचती है इससे दूर ही रहने में भलाई है। वो वापस से ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर वो वॉन्ग और नैन को साथ में देखती है। सोचो बेचारी को कितना बुरा लग रहा होगा। ग्रैंड मदर से मिल करके वो बातें कर रही थी। ग्रैंड मदर कहती है कि मैं चाहती हूँ ई का वेलकम पार्टी दिया जाए। यहाँ पर वॉन्ग को वो उस पार्टी की तैयारी करने के लिए बोलती है। हालांकि ई ऐसा करने से मना कर रही थी। ग्रैंड मदर को पता नहीं था कि दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं, लेकिन नैन अब इस चीज को सपोर्ट कर देती है ताकि पार्टी में वो ई का इंसल्ट कर सके। यहाँ पर ग्रैंड मदर समझाती है तुम्हें अपने बड़े भाई से मिलने जाना चाहिए, यानी कि वॉन्ग के भाई से। एक एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में है। ई उनसे बात करने के लिए जाती है। वो रो करके अपना दुख दर्द उन्हें बता रही थी, तभी वहाँ पर नैन आ जाती है। नैन यहाँ पर ई को प्रवोक कर रही थी कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ई कहती है ओ काम डाउन, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और जब तुमने मुझ पे ब्लेम लगाया था ना कि 4 साल पहले मैंने तुम्हारे बेबी को हर्ट किया, मैं जानती हूँ कि वो बच्चा वॉन्ग के भाई का नहीं था, इसी वजह से उससे पीछा छुड़ाने के लिए तुमने मुझ पर ये ब्लेम डाला। और मैं ये भी जानती हूँ तुम वॉन्ग से शादी करना चाहती हो, इसी वजह से तुम इस तरीके से कर रही हो। डरो नहीं, तुम्हारे हस्बैंड को अभी होश नहीं आने वाला है। ये सब कुछ कहने के बाद वो घर लौट जाती है जहाँ पर की पार्टी के लिए वॉन्ग उसे एक ड्रेस देता है। ई जब वो ड्रेस पहन करके आती है तो वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि वॉन्ग उसे देखते रह जाता है। ई को उसने इतने खूबसूरत कपड़ों में कभी नहीं देखा था। फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब नैन जब ये देखती है तो वो जेलस होने लगती है। वो यहाँ पर वैसे ही सेम ड्रेस पहन करके जानबूझ करके उस पार्टी में आ जाती है। वॉन्ग कुछ बिजनेस कॉल अटेंड करने के लिए जाता है। ई पार्टी एंजॉय करने के लिए कुछ खाना वाना खा रही थी, तभी नैन की एक चमची आकर के ई को यहाँ पर बुली करने का कोशिश करती है, लेकिन ई उससे अच्छा खासा सबक सिखाती है और कहती है भूलो मत मैं अभी वॉन्ग की लीगल वाइफ हूँ, इसीलिए मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तभी वहाँ पर पार्टी में वॉन्ग नैन को लेकर के आता है। अब नैन यहाँ पर कहने लगती है कि तुम मुझे क्यों बुली कर रही थी, वो मेरी फ्रेंड थी ना। ई कहती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जा करके अपने फ्रेंड से पूछो ना उसने क्या किया है। अब वो देखता है दोनों के ड्रेस सेम हो गए हैं, तो वो ई को जाकर के ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। अब ई को ये चीज काफी गुस्सा दिलाता है और वो उसके सामने ही खुद का ड्रेस इस तरीके से फाड़ लेती है। ड्रेस चेंज करने से ही मतलब है ना, लो हो गया ड्रेस चेंज। अब यहाँ पर वॉन्ग ई के इस हरकत को देख करके शॉक हो जाता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है, उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। फिर वो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए चली जाती है। नैन ने उसे झूठ बोला था, मुझे पता नहीं था कि ई का ड्रेस सेम है, मैंने देखा नहीं था ना उसे पहन करके जाते हुए, जबकि उसने जानबूझ करके ये सब किया था। ग्रैंड मदर से मिलने के बाद ग्रैंड मदर यहाँ पर ई का सपोर्ट कर रही होती है। वॉन्ग को कहती है ये वाइफ है तुम्हारी, तुम इसे छोड़ करके कहाँ जाते रहते हो, तुम्हें पता है ई कितनी अच्छी डांसर है, अगर तुमसे शादी न करना होता ना तो वो अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ती। वॉन्ग को ये बात पता नहीं था। वो ई को अपने साथ फोर्स डांस करने के लिए लेकर के जाता है। दोनों पार्टी में यहाँ पर डांस कर रहे थे। शुरुआत में वो काफी अच्छा डांस कर रही होती है, लेकिन जब वॉन्ग उसे मुझे कभी पता क्यों नहीं चला कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो कहता है, तो फिर वो जानबूझ करके उसके पैर के ऊपर अपना सैंडल रख देती है ताकि वॉन्ग को डाउट ना हो कि वो डांसर और ई दोनों सेम इंसान है। फिर वो ग्रैंड मदर को पार्टी के बाद वापस से हॉस्पिटल भेज देती है। ई को छोड़ करके वॉन्ग पार्टी में अंदर चले जाता है। वहाँ जाते ही वॉन्ग का फ्रेंड आता है। वो ई से पहले कभी नहीं मिला था। ई को देख करके उसे लगता है कि शायद वो किसी का वेट कर रही है, तो वो उसे फीमेल कैंपेनियन बना करके अंदर लेकर के जाता है। उसे कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ नैन की चमची उससे समझाती है, मुझे लगता है तुम्हें वॉन्ग को अपने मन की फीलिंग बता देनी चाहिए, शायद वो तुम्हें पसंद करने लगे। नैन कहती है कि नहीं नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, फलाना धमकाना। दूसरे साइड जब वॉन्ग का फ्रेंड ई को अपनी फीमेल कैंपेनियन बता करके वॉन्ग को कह रहा था मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिला हूँ, तो वॉन्ग का फेस तो
देखने लायक था। वो उसके फ्रेंड को भी नहीं पता था कि ये ई है, तो वो ई से यहाँ पर माफी मांगने लगता है। जेलस कंडीशन में वंग यहाँ ई को पार्टी से बाहर लेकर के जाता है। दोनों अभी कुछ ही दूर आगे गए थे कि यहाँ पर उसे नैन का कॉल आता है और वो गुस्से में फिर ई को उतर जाने के लिए कहता है और उसे छोड़ करके चले जाता है। ई वहाँ से अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ ही रही थी कि एक बदमाश इंसान आकर के उसे बुली करने लगता है। ई ने वैसे भी क्या ही एक्सपेक्ट किया था, वंग ने कभी उसका केयर किया ही नहीं। वो अकेले ही उस बदमाश इंसान से लड़ झगड़ रही होती है। वो उसे मारने के इरादे में था, शायद वो कोई साइको किलर था। दूसरी साइड हम देखते हैं कि बेचारी ई को वही बुरे सपने आ रहे होते हैं जो कि उसने कुछ टाइम पहले झेला था, जब वो 4 साल पहले इस घर से बाहर गई थी। वंग नैन को घर लेकर के जाता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। वंग यहाँ पर नैन से खुद से दूरी बना करके रखा था। वो अब भी उसे भाभी ही समझता था। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो जाता है देखने के लिए तो उसे लगता है कि ये इंजर्ड पर्सन ई है, लेकिन वो देखता है कि नहीं, वो तो बहुत बुरा वही इंसान है जिसने की ई को यहाँ पर बुली किया था। अब वो यहाँ पर ई से कॉम्पेंसेशन मांग रहा था और उसने उसकी बहुत ज्यादा ही पिटाई कर दी है। उल्टे ही ई यहाँ पर उससे और लड़ने लगती है। जैसे तैसे करके वंग यहाँ पर इस सिचुएशन को काम डाउन करता है, वरना उल्टे ई पर ही केस हो जाता। ई को उस चीज से काफी गुस्सा आता है। जब वो लोग कार से लौट रहे थे तो ई वंग पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वैसे भी मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया था, तो तुम अब कोई हक नहीं रखते हो मेरे लाइफ का डिसीजन लेने का। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वंग ने उस बदमाश आदमी की दोबारा पिटाई की है, जिस चक्कर में उसके भी हाथ में चोट लग गया। ई यहाँ पर उसके हाथ पे फॉस्टेट करने लगती है और कहती है दोबारा मेरे लाइफ का डिसीजन मुझसे बिना पूछे मत लेना, अब हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। फिर वो ई को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर की वो काफी टायर्ड हो गई थी, तो वो सो जाती है। सेक्रेटरी के कहने पर वंग उसे उठा करके घर लेकर के जा ही रहा था, ई उस पे चिल्लाने लगती है दोबारा ये हरकत मत करना, अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, और फिर खुद ही उतर करके वो चली जाती है। वंग को समझ नहीं आता है कि ई तुम इतनी ज्यादा नफरत क्यों कर रही हो। हाँ, उसके सामने तुम किसी को मिस्ट्रेस बना करके लेकर के आओ और उम्मीद करो कि आखिरकार सामने वाला बंदा तुमसे इतनी नफरत क्यों कर रहा है, हद है। खैर, कहानी में वापस आते हैं। जैसे ही ई घर के अंदर जाती है, नैन उसे परेशान करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ई का बिल्कुल मूड नहीं था उससे आर्ग्यूमेंट करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी इंजर्ड थी और वो नैन से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वंग यहाँ पर आने लगता है, वो वापस से गिरने का एक्टिंग करने लगती है। वंग यहाँ पर ई पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अब भी नहीं बदले। ई कहती है हाँ, और तुम भी नहीं बदले, तब भी गधे थे और अब भी गधे हो। वो ई से नैन को सॉरी बोलने के लिए कहता है, तो वो कहती है घंटा, मैं उसे कोई सॉरी बोलने वाली नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है। वंग यहाँ पर ई की तरफ से नैन से सॉरी बोलते हुए कहता है जाने दो, उसका मूड ठीक नहीं है। अब नैन को लगने लगता है कि वो यहाँ पर ई को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ था और इस बार तो उसने यहाँ पर ई का सपोर्ट किया। उन दोनों को अलग करने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। ई कमरे में जा ही रही थी, वंग को यहाँ पर देखते हैं उसके हाथ में चोट लगा था, तो वो उसका फर्स्ट एड करना चाहता था, लेकिन ई कहती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। फिर वो खुद का फर्स्ट एड करती है और यहाँ पर ई वीडियो कॉल पे अपनी बेटी से बात कर रही थी। फिलहाल सब कुछ ठीक था, जल्द से जल्द उसे पैसों का इंतजाम करना होगा। वो अभी चेंज ही कर रही होती है कि यहाँ पर नैन उसके कमरे में आने लगती है, तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके उससे बात करने लगती है। नैन उसे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वंग का घर छोड़ दो, वरना सही नहीं होगा। ये कहती है क्यों, तुम्हारे लिए जगह बनाना है क्या, तुम्हें उससे शादी करनी है। नैन कहती है हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये कहती है ठीक है, वो घर छोड़ करके चले जाएगी, फिर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। ई के पास वॉइस रिकॉर्डिंग था। नैन सोच रही थी ये इतनी आसानी से मान गई। अगली सुबह वो कमरे को खाली करके जा चुकी थी। वंग देखता है, उसे कॉल लगाता है, लेकिन उसे कॉल भी नहीं लगता है। ई एक रेंट के कमरे में चली गई थी, जहाँ पर कि कम से कम वो मेंटल शांति के साथ रह सकती थी। यहाँ पर शाम में वंग वापस से उस क्लब में जाता है, जहाँ पर कि वो कहता है उस डांसर से आज कंफर्म मिल के रहेगा, उसका फेस देख कर रहेगा। लेकिन तभी वहाँ पर ई से मिलने के लिए उसका वही डॉक्टर फ्रेंड तिहान आ जाता है। वो उसके साथ डिनर डेट पे चली जाती है। वंग यहाँ पर ई को उस लड़के के साथ देख लेता है और जब उसे देखता है तो उसे मच जाती है चुलबुली। इतना जेलस होता है उससे कि पूछो ही मत। और एक्चुअल में तिहान ने यहाँ पर ई को प्रपोज किया था और कहता है मैं होप करता हूँ कि तुम्हें जब भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास सबसे पहले आओ। इससे पहले कि वो उससे कोई जवाब दे पाती, वह वहाँ पर आ जाता है और कहता है वो उसके पीठ पीछे उसे धोखा कैसे दे सकती है। ये कहती है मैं धोखा कहाँ दे रही हूँ, मैं एक लड़के के साथ डेट पर ही तो आई हूँ। तुम मिस्ट्रेस को घर में रख सकते हो, उसके साथ दिन रात रह सकते हो, तो मैं एक लड़के के साथ डिनर करने नहीं जा सकती। और तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले, हम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, राइट। वंग यहाँ पर गुस्से में आकर के तिहान को रास्ते से हट जाने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसकी कंपनी को बैंकक्रप्ट कर देगा। ई बीच में आते हुए वंग को कहती है
सोचना भी मत, भले ही तुम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। अगले दिन डिसाइड हुआ था कि उन्हें डिवोर्स लेना है। उससे पहले ई यहाँ पर अपने मॉम के ग्रेव में जाती है। कुछ देर उनके साथ यहाँ पर रहने के बाद वो जल्दी जल्दी सिविल ब्यूरो के लिए निकल रही थी, क्योंकि वंग का बार बार कॉल आ रहा था। उसकी तबीयत अंदर से ठीक नहीं थी। वंग उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। ई सिविल ब्यूरो पहुंचती है तो वंग उस पे गुस्सा करता है कि वो इतना लेट क्यों आई है। ई जवाब देने से पहले ही बेहोश हो जाती है। वंग उससे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर की डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करके बताते हैं कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ है। वहाँ हॉस्पिटल में वही उसका डॉक्टर फ्रेंड से वो टकराती है। वो उससे पूछता है वो हॉस्पिटल में कैसे आई। वो कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, मैं इतना तो तुम्हारा ख्याल रख ही सकता हूँ ना। कुछ साइड वंग यहाँ ई को वापस से तिहान के साथ देख लेता है और उससे जेलस होने लगता है। ऊपर से डॉक्टर ने उससे कहा था कि ई अंदर से बहुत ही वीक है, इसी वजह से उसे ई की थोड़ी बहुत फिक्र होने लगी थी। लेकिन तिहान के साथ देख करके वो जेलस होने लगा था। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो क्या गलत कर रहा है, जिसके वजह से ई दूसरों पर भरोसा करना चालू कर दी है। यहाँ पर वंग ऑफिस में अपने कंपनी और अपने नाम पर जितने भी प्रॉपर्टी थी उसका 50% ई के नाम करवा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आज ग्रैंड मदर का ऑपरेशन था, तो आज इन तीनों को हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। हालांकि ई यहाँ पर तो रुकेगी ही, ये तो फाइनल है। वंग के साथ साथ यहाँ पर नैन भी रुकना चाहती थी। यहाँ पर उसने अपने सेक्रेटरी से ई के लिए फ्रूट मंगाया था। नैन को लगता है कि वो उसके लिए फ्रूट मंगाया है, लेकिन वो उसे लेकर के जाकर के ई को दे देता है। ई कहती है मुझे नहीं चाहिए फ्रूट तुम्हारा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अभी दिन भर के लिए उन पर नजर रखना पड़ेगा, कुछ भी गड़बड़ होता है तो। ई यहाँ पे रुक रही थी, वंग भी रुकने के लिए कहता है। फिर उसका सेक्रेटरी यहाँ पर नैन को घर लेकर के जाता है। रात में ई काफी टायर्ड हो गई थी, तो वंग उससे बगल बेड पे जाकर के सोने के लिए बोलता है। जब वो सो रही थी तो रात में वो बुरे बुरे सपने देख रही थी। वंग जाकर के उसे हक कर लेता है। अगली सुबह वो उसका हाथ पकड़ के सो रही होती है, तभी वहाँ पर कमरे में नैन आ जाती है। वो जानबूझ करके उन दोनों को जगा देती है। इन दोनों को इतना क्लोज क्लोज वो कैसे देख सकती थी। वंग यहाँ पर ई को एक्सप्लेन कर रहा था कि कल रात में तुम बुरा सपना देख रही थी, इसी वजह से वो इस तरीके से आकर के उसका केयर कर रहा था। यहाँ पर वंग फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। ई ग्रैंड मदर की केयर कर रही होती है। वहाँ पर कमरे में नैन भी आती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ई को उसकी बेटी का कॉल आ रहा था और वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती है और नैन को समझ नहीं आता है ये बात किससे कर रही है, क्या कोई लड़का उसने बाहर रखा हुआ है। तभी यहाँ पर ई को पता चलता है कि ग्रैंड मदर की तबीयत वापस से खराब हो गई है। नैन उस समय में उनका केयर कर रही थी। ई जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर जाती है और ग्रैंड मदर को इस तरीके से सीपीआर दे करके उनकी जान बचाती है। डॉक्टर्स भी शॉक थे, ये अचानक से क्या हो गया। ये बदमाशी तो यहाँ पर नैन ने ही की थी। उसने जानबूझ करके ग्रैंड मदर को कुछ ऐसा खिला दिया था जिस वजह से उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। ग्रैंड मदर को बचाने के बाद यहाँ पर ई को पता था कि ये काम नैन ने किया है, इसी वजह से वो खींच करके उसे एक थप्पड़ लगा देती है और तभी वहाँ पर वंग आ जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि अब वो नैन को क्यों पीट रही है, तो वो उससे कहती है क्योंकि इसने तुम्हारे ग्रैंड मदर को हर्ट किया है और अब मैं जब भी उसे देखूंगी तो मैं उसे इसी तरीके से हर्ट किया करूंगी। लेकिन एज यूजुअल नैन यहाँ पर अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और एज यूजुअल वंग यहाँ पर ई की बातों को नहीं मान रहा होता है। लेकिन थैंकफुली वहाँ पर डॉक्टर आकर के बताते हैं कि ई के वजह से ही उसके ग्रैंड मदर की जान बची है, तो फिर वो उसे सॉरी बोलता है कि उसने वापस से उसे गलत समझा। तभी यहाँ पर जो नैन थी वो कितना भी सर पे चोट लगने का एक्टिंग कर रही होती है, उसका ध्यान तो ई के तरफ ही था। ट्रीटमेंट करने के बाद वंग ई को घर जाने के लिए कहता है। वंग और ई दोनों मिलकर के ग्रैंड मदर का ख्याल रख रहे थे। वंग कहता है तुमने मेरे ग्रैंड मदर की जान बचाई है, बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए। ई कहती है ठीक है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वंग को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ई की यही विश थी। वो उससे कहता है कि ठीक है, ग्रैंड मदर ठीक हो जाएंगी तो फिर मैं इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाऊंगा। कुछ दिनों बाद ग्रैंड मदर यहाँ पर ठीक होने के बाद घर वापस आती है, जहाँ पर कि ई उन्हें कहती है कि एज यूजुअल में अब वो इस घर में नहीं रह रही है। वो वंग से डिवोर्स लेना चाहती है, क्योंकि आज नहीं तो कल ग्रैंड मदर को ये बात पता चलती है तो फोन करके गुस्से में ग्रैंड मदर वंग को जल्द से जल्द घर बुलाती है। उसे तो पता नहीं था कि घर पे क्या चल रहा है। वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो दोनों ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया है। ग्रैंड मदर इस बात पर काफी गुस्सा करती है। वंग कहता है उसे उसकी गलती का एहसास है, वो ई से डिवोर्स नहीं लेना चाहता है, लेकिन ई कहती है कि नहीं, मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, कभी मेरे बातों का भरोसा नहीं किया। ग्रैंड मदर को वो समझाती है कि वो और वंग साथ नहीं रह सकते, चाहे जो भी हो जाए। ग्रैंड मदर ई की बातों को समझती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुमने हमारी फैमिली को काफी अच्छे से संभाला है, अब तुम उसकी वाइफ नहीं बन सकती, पर मैं तुम्हें बाहर सफर नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें अपने ग्रैंड डॉटर के रूप में एडॉप्ट करूंगी। वंग इस चीज के खिलाफ था, लेकिन ई बिल्कुल डिटरमाइंड थी कि नहीं, वो अब वंग के साथ रिलेशनशिप में तो कभी नहीं आने वाली है। अब टूटा
हुआ दिल लेकर के वंग क्लब में चले जाता है। अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा था। ये एज यूजुअल अपना काम करते हुए यहाँ पर आती है। वंग उसे खुद के साथ ड्रिंक करने के लिए बोलता है। ये अल्कोहल से एलर्जिक थी। वो उसी तरीके से करती है जैसे कि वंग की वाइफ किया करती थी। वंग को डाउट होने लगता है कि हो ना हो ये ई है। ये अपना काम खत्म करके जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगती है। तभी उसका फ्रेंड तिहान उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे देखते ही पहचान जाता है, चाहे वो कितना भी मार्क्स में रह ले। ई उससे कहती है कि ठीक है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं यहाँ पर चेंज करके आती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर वंग आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि तिहान ई को धोखा दे रहा है। एक तो वो उसके साथ है और यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ भी। तिहान ई को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर दोनों लड़कों में यहाँ पर लड़ाई होने लगता है। तिहान उससे कहता है कि तुम्हें अब फिक्र हो रही है। 4 साल पहले जब तुमने उससे घर से निकाला था, वो अकेली सब कुछ कर रही थी। उसने तुम्हारा एक पैसा नहीं लिया। तब तुम कहाँ थे? ब्रिज के नीचे उसे सोना पड़ रहा था। बदमाश गुंडों ने उससे परेशान किया था। तब तुम कहाँ थे? अब उसे प्यार जताने के लिए आ रहे हो। तुमने हर वो हक खो दिया है। वंग कहता है हर महीने मेरी तरफ से पैसा जाता था ई को, तो वो इस तरीके से गरीबों की जिंदगी क्यों जी रही है? तो तिहान कहता है आई थिंक कि तुम अगर ये अपने घर में रिसर्च करोगे, आखिरकार वो पैसा जा कहाँ रहा है, तो तुम्हें बेटर आंसर मिलेगा। अब वो गुस्से में आकर के यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और पता लगाने के लिए कहता है आखिरकार वो पैसा जा कहाँ रहा है। और ई उसका केयर करने के बहाने तिहान को ढूंढ रही होती है। ई कहाँ है? वंग को ये चीज देख करके बहुत बुरा लगता है कि शायद उसने ई को हमेशा के लिए खो दिया है। एक्चुअल में उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। नेक्स्ट डे फाइनली यहाँ पर दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। वंग जब यहाँ ई को कॉम्पनसेशन फी इस तरीके से देने का कोशिश करता है, तो ई कहती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। 4 सालों में मैंने खुद को यहाँ पर सेटल कर लिया है। मैं सिर्फ कभी कभी ग्रैंड मदर से मिलने आती रहूंगी। वंग जब घर जाता है तो ग्रैंड मदर उससे कहती है मैं ई के शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ पर सबको बताने वाली हूँ, अनाउंस करने वाली हूँ कि ई मेरी ग्रैंड डॉटर है, ताकि कोई उससे बुली ना कर सके। और दूसरी बात, तुम उसके लिए लड़का ढूंढने में मेरी हेल्प करो। अब तुम में तुम्हारी औकात तो थी नहीं उससे संभाल के रखने की। वंग इस चीज के खिलाफ था, लेकिन ग्रैंड मदर कहती है अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया। नेक्स्ट डे यहाँ पर ई को ग्रैंडमदर पार्टी में लेकर जाना चाहती थी, जहाँ पर कि वो उसके लिए काफी प्रिटी ड्रेस रेडी की हुई थी। ई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल सी पार्टी के लिए ग्रैंडमदर ने उसे इतना ज्यादा रेडी क्यों किया है। ई बहुत सुंदर लग रही थी। वंग उसे देखता रह जाता है। आज पार्टी में नैन जब वंग को अपने साथ चलने को बोलती है तो वो उसे मना कर देता है, कहता है अकेले अकेले जाते हैं। फिर यहाँ पर ई उस पार्टी में जाती है जहाँ पर की ग्रैंडमदर सबको अनाउंस करती है कि एक्चुअल में आज से वंग और ई ऑफिशियली अलग हो चुके हैं और ई उसकी ग्रैंड डॉटर है। तभी वहाँ पर तिहान आता है। तिहान एक्चुअल में काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। वो वंग की ग्रैंड मदर को भी जानता था। ई को सिर्फ इतना पता था कि तिहान तो एक नॉर्मल सा हॉस्पिटल में डॉक्टर है। आज उसे इस आइडेंटिटी को देख करके तो वो भी थोड़ा सा शॉक ही रह जाती है। नैन बातों बातों में ग्रैंड मदर को कहती है कि एक्चुअल में वो ई को पसंद करता है, लेकिन ई अपनी फीलिंग्स को लेकर के अभी कंफ्यूज थी। वो यहाँ पर ई को साइड में बात करने के लिए लेकर के जाता है। वहाँ पर ई अपने और उसके बेटी के बारे में बात कर रही होती है और वंग को ये देख करके काफी जेलसी फील होने लगता है। वो उन दोनों के बीच में आ जाता है, लेकिन ई वहाँ से तिहान को साइड में लेकर के चली जाती है बात करने के लिए। तिहान बता रहा था कि जो डोनर यहाँ पर ई के बेबी को बोन मैरो डोनेट करने के लिए तैयार हुआ था वो मना कर रहा है। ये सुनते ही ई परेशान होने लगती है और नैन यहाँ पर इन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है। वो समझ जाती है कि ई वंग के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वंग को ये बात पता चला तो वो ई को कभी नहीं जाने देगा। उसे उससे पहले ही अपना प्लान चलाना होगा। वो पार्टी में अंदर जाती है, एक वेटर को पैसे देते हुए वहाँ पर वंग के ड्रिंक को टैंपर करने के लिए बोलती है। वंग को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। पार्टी के बाद वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है। उसका सेक्रेटरी उससे घर लेकर के जा रहा था। यहाँ पर नैन ग्रैंड मदर को घर छोड़ने जाने के बहाने आती है और यहाँ पर ई भी वंग को ऐसे हालत में देख लेती है। वो समझ जाती है कि जरूर ही कुछ गड़बड़ होने वाली है और साथ ही में उसे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी चाहिए था। इसी वजह से वो यहाँ पर पता करके आती है कि वंग कहाँ जा रहा है। उसके पीछे पीछे इस तरीके से डांसर गर्ल बन करके चली जाती है, जहाँ पर कि उसने प्लान किया था कि वो वंग के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होगी ताकि अपने बच्चे का हेल्प कर सके। इसी वजह से वो यहाँ पर वंग के साथ इंटीमेट होती है। लेकिन अगली सुबह जब वंग जगता है तो उसे लगा था कि कल वो ई के साथ था। वो उससे वापस से शादी करने के लिए बोलने वाला था, लेकिन उससे उसके बेड पे नैन मिलती है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि कल तो ई उसके साथ थी, तो यहाँ पर नैन क्या कर रही है। नैन कहती है कि एक्चुअल में तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था, लेकिन वंग
इन बातों का ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। नैन चुपचाप सुबह में जानबूझ करके उसके कमरे में आ गई थी। यहाँ पर वो उसे कॉल भी करता है लेकिन ई उसका फोन नहीं उठाती है। वोंग यहाँ पर मार्क्स देख करके वो जरूर ही 90% कंफर्म हो जाता है कि ई और वो डांसर गर्ल वही है। वो उस कॉल को ढूंढते हुए वहाँ क्लब में जाता है लेकिन उससे उसका मैनेजर बताता है कि उसने जॉब छोड़ दिया है। उसे झूठ बोल देता है। वोंग के पास फिलहाल उसके बारे में पता लगाने का कोई ऑप्शन नहीं था तो वो घर लौट जाता है। घर जाने के बाद यहाँ नैन ड्रामा कर रही थी कि एक्चुअल में तुमने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं खुद ही आगे आई थी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फलाना धमकाना पूरा कर रही थी। का भाई तो कोमा में है। ग्रैंड मदर को नैन पहले से ही काफी ज्यादा बदमाश लगती थी। वो उसे पसंद नहीं करती थी लेकिन मजबूरी थी। वोंग यहाँ पर ग्रैंड मदर से भी पूछता है कि क्या नैन आपको छोड़ने के लिए आई थी तो वो कहती है कि हाँ। फिर कुछ देर के लिए पार्टी में वो वापस गई थी। क्यों, क्या हुआ? वोंग उन्हें नहीं बताता है पर वो अपने भाई के कुछ नई दवाइयों के बारे में पता चला था तो वो उससे पता करने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो एक बेबी गर्ल से मिलता है और उसे काफी अपनापन सा फील होने लगता है। उसका फेस उसे बिल्कुल अपनी तरह लगता है। वो सोचने लगता है कि क्या वो उसकी बेबी है। लेकिन फिर यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर ई को ढूंढते हुए वो उसके घर चले जाता है। वो उसे समझाने के लिए गया था कि एक्चुअल में उससे ई से प्यार हो गया है। क्या वो मुझसे शादी नहीं कर सकती, क्या वो उसके साथ नहीं रह सकती है। लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। कहती है मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसीलिए ये ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं है, तुम चले जाओ। वो यहाँ पर एक्चुअल में एक्सप्लेन करने के लिए आया था कि नैन उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बचपन में वो किडनैप हो गया था और नैन ने उसका हेल्प किया था रेस्क्यू करने में। इसी वजह से वो नैन को सिर्फ अपना दोस्त मानता था और ऊपर से वो यहाँ पर उसके भाई की वाइफ है। ये कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी सिर्फ उसके साथ दोस्ती थी तो तुम्हें एटलीस्ट मुझ पर ट्रस्ट तो करना चाहिए था। इतने सालों से हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तुम्हें मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं किया तो फिर इस फेक रिलेशनशिप को चलाने का कोई फायदा नहीं है। तुम जाओ, जिसके साथ रहना है रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट डे नैन यहाँ पर ई से मिलने के लिए जाती है और उसे कह देती है कि वो वंग के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है तो बेहतर होगा कि वो पूरी तरीके से वंग से अलग हो जाए। बदले में वो उसे पैसे भी देती है। ई यहाँ पर पैसे लेकर के उससे अलग होने के लिए मना कर देती है। उसने उसके फादर को ई के पीछे लगा दिया था उसे रास्ते से हटाने के लिए। ई को उसका फेस जाना पहचाना सा लगता है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगती है लेकिन गलती से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो पहचान जाती है कि कुछ दिनों पहले भी उसने इससे नैन को उससे बात करते हुए देखा था। वो तुरंत ही यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करती है और आकर के उससे उसके हवाले कर देती है। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ई अपना ये क्लब वाला काम करने के लिए जाती है लेकिन ये बिजनेसमैन कुछ ज्यादा ही ठरकी निकलता है। वो ई को छेड़ने लगता है। थैंकफुली वहाँ पर वंग उसे सेव करने के लिए आ जाता है लेकिन उसे सेव करने के चक्कर में एक बात तो वो जान जाता है कि ये क्लकर कोई और नहीं ई है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर उसके पेट में चोट लगा था। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि एक्चुअल में ई प्रेग्नेंट थी लेकिन उसके बेबी का अबॉर्शन हो चुका है। ई बहुत रोने लगती है। एक्चुअल में वो जानबूझ करके वंग के साथ इंटीमेट हुई थी क्योंकि उससे बेबी बोर्न करना था अपने बच्चे को बचाने के लिए। ई रो रही थी। वंग उसे कहता है कि तुम्हें वो घटिया काम करने की क्या जरूरत है। ई कहती है क्या गलत है, मैं सिर्फ क्लब में डांस करके खुद का खर्चा चला रही थी, तुमने मुझे इन 4 सालों में एक पैसा नहीं दिया, तुम्हें पता भी है मैंने सर्वाइव कैसे किया। वंग को अपनी गलती का एहसास होता है। ई उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वंग उसे समझाने का कोशिश कर रहा था कि वो बकवास काम अब दोबारा नहीं करेगी। ई कहती है तुम मेरी लाइफ को हैंडल नहीं कर सकते हो, तुम चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर तिहान उसे संभालने के लिए आता है। वो जानता था कि ई यहाँ वंग के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट की हुई थी। वो उसे संभालते हुए कहता है कि हम लोग जल्द ही कोई न कोई और सोल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे। इधर हम वंग को देखते हैं जो कि उस रात वो होटल का सीसीटीवी देख रहा था जहाँ पर उससे पता चल जाता है कि वंग के साथ वो उस रात ही थी। लेकिन फिलहाल वो ये बात नैन को नहीं बताने वाला है। उसने उसे इतना बड़ा झूठ बोला और अब वो उसे सबक सिखाएगा। घर जाता है तो नैन ने अपना तमाशा कर दिया। वो ग्रैंड मदर को बता रही थी कि वो वंग के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। अब ग्रैंड मदर यहाँ पर वंग को नैन से शादी करने के लिए कहती है। वंग नैन से पूछता है सच सच बताओ क्या ये बच्चा मेरा है। नैन कहती है हाँ। वो कहता है चलो ठीक है, तुम ऐसा कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करना है ना, ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नैन तो ये सुन करके तो खुश हो जाती है लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वंग ने उसके लिए क्या प्लान करके रखा है। वो यहाँ पर नैन के खिलाफ बहुत सारे सबूत जमा कर चुका था और हॉस्पिटल से निकल रही होती है तभी वहाँ पर तिहान की फियोन से आकर के ई को उसके लाइफ से निकल जाने के लिए कहती है। ई को पता नहीं था कि तिहान की फियोन से भी है। वंग को ये बात पता चलता है तो वो वहाँ पर आता है। वहाँ पर तिहान भी आता है और वो उसे कह रहा होता है कि कितने घटिया हो तुम, तुम्हारी खुद की फियोंसे है और यहाँ आकर के तुम ई के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तिहान कहता है ये मेरी कोई फियोंसे वगैरह नहीं है, बचपन में हम दोनों पड़ोसी थे और पेरेंट्स ने हमें
ऐसे ही कह दिया था कि दोनों बड़े होकर के शादी करेंगे, इसी वजह से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं जेन्युइनली ई को पसंद करता हूँ, लेकिन ई शायद तुम्हें तिहान को उस नजर से नहीं देख पाएगी। वो हमेशा से उसका एक दोस्त रहा है और दोस्त ही रहेगा। वो उस लड़की को ई को सॉरी बोलने के लिए बोलता है। ई अपने घर जाती है, जहाँ पर वंग उसका पीछा करके देख रहा होता है कि वो ठीक तो है ना। ई अपने बेबी गर्ल से मिलती है। वो उसके लिए टॉय वगैरह लेकर के आई हुई थी। दरवाजा खुला छूट जाता है, बेबी गर्ल बाहर चली जाती है। वंग उस बेबी गर्ल से वापस से मिलता है। उसका सेक्रेटरी कहता है हो सकता है कि ये आपकी बेटी हो। सेम टेडी बियर जो कि ई ने वंग के साथ खरीदा था, जो कि उस बेबी गर्ल के पास देखता है, तब उसका डाउट बढ़ जाता है कि हो ना हो ये उसकी बच्ची है। इसीलिए उसके हेयर का टुकड़ा लेकर के वो वहाँ से चले जाता है। ई को पता नहीं चल पाता है कि वंग से उसकी बेटी मिली है। नेक्स्ट डे वंग और नैन की शादी होने वाली थी। वंग ने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। जैसे ही सब स्टेज पर जाते हैं, वंग से पूछा जाता है कि क्या वो नैन से शादी करने के लिए तैयार है। वो कहता है मैं क्यों करूँ, इस बच्चे का बाप तो कोई और है। नैन ये सुनते ही शॉक्ड हो जाती है। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वंग उस इंसान को बुलाता है जो कि एक्चुअल में उसके बच्चे का बाप था। अब नैन ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि वंग को कैसे पता चला। उसको पता चल गया था वो बचपन में किडनैप हुआ नहीं था। एक्चुअल में ये दोनों बाप बेटी का प्लान था वंग को किडनैप करने का। नैन उससे बचाने की एक्टिंग करेगी और फिर दोनों शादी कर लेंगे, तो इनको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर अब तो नैन जान गई थी कि वंग को उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, तो अब छुपाने से भी चीजें छुपने वाली नहीं है। वो हंसते हुए कहती है तुमने खुद अपनी लाइफ बिगाड़ी है। चलो मैंने एक्टिंग किया गिर करके तुम्हारे भाई के बेबी को अबॉर्ट करने का, जबकि वो तो उसका बेबी था भी नहीं। लेकिन तुमने अपनी वाइफ पर भरोसा किया नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हॉट तो तुमने ही ई को किया है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो क्या वो तुम्हें माफ कर देगी? वो तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वंग का बड़ा भाई भी ठीक हो चुका है और वो आ जाता है। उसने उसके डैड को भी पकड़ करके ले करके आया था। ई भी आई हुई थी। उसका भाई बताता है कि एक्चुअल में जब मुझे पता चला यहाँ ये दोनों बाप बेटी ने वंग को किडनैप किया था, तो वो यहाँ पर नैन से डिवोर्स लेने का बात कर रहा था। गुस्से में आकर के वो उसे जानबूझ करके स्टेयर्स से नीचे धक्का दे देती है, जिसके बाद उसके सर में चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले जाता है। नैन को तो जेल जाना कंफर्म है। यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये सारे एक्सीडेंट के पीछे ई की गलती नहीं है, लेकिन ई ने अभी शादी करने का डिसाइड नहीं किया था। कहानी कुछ दिनों बाद की हम देखते हैं। नैन को जेल हो चुका है। वंग ने अपना बोन मैरो दे करके अपने बच्चे की जान बचाई है। उसका भाई ठीक है, लेकिन वंग से शादी करने के लिए ई ने हाँ नहीं कहा है। ग्रैंड मदर उसे समझाती है उसे वो नहीं पसंद तो वो तिहान से शादी कर सकती है, लेकिन ई कहती है कि नहीं, अभी वो कुछ दिनों के लिए अकेले रहना चाहती है। यहीं पर हमारा ये ड्रामा एंड होता है। क्या आपको ये एंडिंग सेटिस्फाइंग लगी? कमेंट में अपने थॉट मुझे कमेंट जरूर करना। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। जब तक के लिए बाय बाय।